आशा है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। भविष्य के सुनहरे सपनों को सजोकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, हे अर्जुन, इस वक्त वो कार्य कर जो तेरे लिए निर्धारित है, अर्थात केवल युद्ध कर, जीत और हार के बारे में मत सोच। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखिए क्या हम उस विषय में और पर डे का जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, क्या हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। आप उस बात को छोड़ दीजिए कि हम सफल होंगे या असफल। यदि आप सफलता और असफलता के बीच फंसे रहेंगे तो आप निश्चित है आप किसी भी अपनी तैयारी का या किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर, मैं कहूँ कि संपूर्ण तैयारी में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। हर व्यक्ति कैपेबल होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित करता है, परंतु असफलता तभी हमारे हाथ लगती है जब हम कभी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए अपना 100% दीजिए, सफलता और असफलता को अलग रख दीजिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं मूल अधिकारों के सेकंड वीडियो में। आते हैं कि जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच मूल अधिकारों को कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे, हम सब वो डिस्कशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और वाइडली इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब कि विस्तृत निर्वचन, मूल अधिकारों का विस्तृत निर्वचन। इसके अंदर आपको कई चीज़ें आएंगी। भाई एक तो हमें यह आएगा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट की नेचर क्या है। क्या हमारे फंडामेंटल राइट केवल हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट तक ही सीमित हैं, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और हमारे जो सोशल जो हमारे राइट हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी न्यायपालिका जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन करती है तो वो केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन करते समय केवल वो एक उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ध्यान में नहीं देती है। वो ये देखती है कि पर्टिकुलर आर्टिकल में जो सब्जेक्ट दिया गया है, क्या वो उस सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और सोशल रूप से, मतलब कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से किस प्रकार अटैचमेंट है। अर्थात किसी भी फंडामेंटल राइट को हम सेपरेट करके नहीं देख सकते। और क्योंकि जैसे कि पहले भी मेरी आपसे चर्चा हुई है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो हर चीज़ से इफेक्टेड होता है, उसके अधिकारों पर हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो। इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन करते समय फंडामेंटल राइट्स का इन तीनों पर विशेष ध्यान देती है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम आर्टिकल 21 लेते हैं, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार को यहाँ पर बड़ा ही समग्र रूप से लिया है, बड़ी ही ग्रांड स्कीम के रूप में आर्टिकल 21 को लिया है। इसमें हर उस पॉइंट को लाके डाला है सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी न्यायपालिका ने कि जो हमारे जीने के अधिकार को प्रभावित करेगी, चाहे वो राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार हो, ठीक है, और लीगल हेल्प, फ्री लीगल हेल्प का अधिकार हो, और इसके साथ साथ और क्या है, एक प्योर क्लाइमेट, स्वच्छ पानी का और खाद्यान्न सुरक्षा का, हर वो पॉइंट वहाँ पे लाके अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन भी,
क्योंकि बिना बेशक आर्टिकल 21A डाला है परंतु आता 21 के अंतर्गत ही है, क्योंकि बिना एजुकेशन के भी व्यक्ति जीवित रहते हुए भी वर्तमान युग में एक तरह से वो मरे हुए व्यक्ति के समान कहलाएगा, क्योंकि जिसे अपने अधिकार का कोई ज्ञान नहीं होगा। मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी ऑफ पर्सन, तो इनमें सब चीज़ों में क्या है कि उन्हें आर्टिकल 21 से अटैच करा गया है। अब देखिए, वे सभी बातें जो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती हैं, चाहे वे मूल अधिकारों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित न हो, वो सभी किस्म आएंगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगी, और खासकर उन्हें आर्टिकल 21 में डाला गया है। अब आता है नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि नैसर्गिक न्याय और सम्यक प्रक्रिया के बीच कोई अंतर नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी ही उसको राइट मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं। केवल पार्ट 3 उन अधिकारों की रक्षा भर करता है या केवल उल्लेख भर करता है, वो हमें अधिकार देता नहीं है। इसलिए हमें या राज्य को कोई पावर नहीं है कि वो अधिकार छीने, बल्कि राज्य को एक गार्जियंस बनाया गया है, संरक्षक बनाया गया है कि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। अब जैसे कि बताया था, नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों एक ही हैं। सम्यक प्रक्रिया और ड्यू प्रोसेस मतलब सम्यक प्रक्रिया हो गई और नैसर्गिक न्याय, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं, जैसा मेनका गांधी बनाम संघवाद में SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस लॉ, नेचुरल जस्टिस ड्यू प्रोसेस लॉ का मूल तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट है। यदि हम नेचुरल जस्टिस हटा देंगे तो ड्यू प्रोसेस लॉ अपना अस्तित्व खो देगा। और देखिए, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सम्यक प्रक्रिया, ये अमेरिकन संविधान की, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की पदावली है, टर्मिनोलॉजी है। ये वहाँ के संविधान में इसको प्रयुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु एक जगह, हर जगह आता है, जैसे कि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, वहाँ पे एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन, युक्त निर्बंधन, आर्टिकल 19(2), परंतु एप्रोप्रिएट, युक्त, यहीं पर ही हम सम्यक प्रक्रिया यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, जबकि हमारे संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किसी भी, आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता से एक विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। अब बात यहाँ पर, क्योंकि विधिक प्रक्रिया कही है, तो क्या विधिक प्रक्रिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है? और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है तो निश्चित बात है नेचुरल जस्टिस भी है। अब इस चीज का बेशक हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, परंतु युक्त कहने से वहां पे अपने आप ही सम्यक प्रक्रिया आ जाती है। तो यहां से भी बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है यूपीएससी के लिहाज से और लोकसेवा आयोग के लिहाज से बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है। ये सवाल ये है कि नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय की संकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी अब तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं, उनमें सम्यक प्रक्रिया या नेचुरल जस्टिस की अगर संकल्पना निहित है, वो बार बार उन्होंने आर्टिकल 21 से बताया है। जैसे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंधी मामला आया था, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद का मामला आया था, और ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी न्यायपालिका ने यह प्रेशर दिया है कि नेचुरल जस्टिस अपने आप ही आर्टिकल 21 में निहित है। इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
केवल उसी ही सीमा तक मान्य होगी जिस सीमा तक वो सम्यक प्रक्रिया और अर्थात नेचुरल जस्टिस का फॉलो कर रही होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सम्यक विधिक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में एक डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि देश के अंदर कोई भी विधि तभी बनेगी जो संसद में उल्लिखित नियम कायदों का पालन करेगी। जैसे कि कोई ऐसा बिल पारित होता है जो कानून का रूप लेगा, वो है कि पहले वो लोकसभा में पेश हुआ, वहाँ से मेजॉरिटी के द्वारा पास हुआ, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में गया, वहाँ से पास हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा क्या बन गया, कानून। मतलब समस्त संविधान में जो कुछ भी प्रोसेस लिखा हुआ है उसको पारित करने का वो सब है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को तो पूर्णतः फॉलो हुआ, क्या उसके अंदर नेचुरल जस्टिस अर्थात सम्यक प्रक्रिया का भी फॉलो हुआ है, नहीं हुआ है? इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एक व्यक्ति छोड़िए कि चोरी के जुर्म में हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और कहा कि चोरी के जुर्म में व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी। ये पूरा कर दिया। अब चोरी तो भाई 100 रुपये की भी हो सकती है और चोरी 1 करोड़ की भी हो सकती है, परंतु क्या बोला? चोरी के जुर्म में। अब जिसने 100 रुपये की चोरी करी उसे भी फांसी की सजा, और जिसने 1 करोड़ की चोरी करी उसे भी फांसी की सजा। और एक दूसरी बात है, चोरी के जुर्म में फांसी की सजा। अब नेचुरल जस्टिस और सम्यक प्रक्रिया तो ये कहती है कि आप चोरी के जुर्म में फांसी की सजा एक तरह से बहुत ज़्यादा सजा है। ये हमारे संविधान में जो युक्त एप्रोप्रिएट वर्ड्स आया है उसके अनुसार ये बिल्कुल सही नहीं है, और जो ड्यू प्रोसेस लॉ है उसके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रक्रिया का फॉलो है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फॉलो हुआ उस कानून को बनाने में, जो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हमारे न्यायालय जब ये कभी इस विधि के खिलाफ कोई भी रिट हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि को नल एंड वॉइड कर देगा यदि उसको लगेगा कि भाई इसमें नेचुरल जस्टिस व सम्यक प्रक्रिया का फॉलो नहीं हुआ है। तो निश्चित बात है इस कानून को चोरी के जुर्म में फांसी की सजा, तो इसे निश्चित बात है सुप्रीम कोर्ट इन दोनों कंसेप्ट को लेकर, नेचुरल जस्टिस ड्यू प्रोसेस लॉ को लेकर, क्या बेसिक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फॉलो हुआ है, इसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। ये तो हो गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस लॉ, सम्यक प्रक्रिया और नेचुरल जस्टिस। अब आते हैं हम, ये है हमारे न्यायालय की रिट अधिकारिता। देखिए, न्यायालय की रिट अधिकारिता में भी हम एक चीज लेते हैं, वो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ है कि सशरीर उपस्थित होना। हालांकि आर्टिकल 32 को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हम वहाँ डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अब रिट अधिकारिता का क्या है? न्यायालय की रिट अधिकारिता मतलब ये कहाँ तक इसका वाइड एक्सपेंशन करा गया है, विस्तार करा गया है। अब मैंने बताया सशरीर उपस्थित होना, या ये उसके लिए ज़्यादातर ये तो इसका एक शब्द हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया। वास्तव में इसका हमारे संविधान में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इलीगल प्रिवेंशन पर रोक है। अब इलीगल प्रिवेंशन पर रोक पे केवल यही रोक है? नहीं, इसका बहुत विस्तार किया गया है। अब ये विस्तार वहाँ तक भी आ गया कि जिस व्यक्ति को रोका गया है या जेल में निरुद्ध किया गया है, बेशक वो लीगल प्रिवेंशन हो, परंतु वहाँ पे देखा जाएगा क्या जेल के अंदर रहते हुए उसको मानवोचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं। तो हैबियस कॉर्पस रिट वहाँ तक भी है कि मानवोचित सुविधाएं उसे उपलब्ध कराई जा रही हैं कि या नहीं, अर्थात व्यक्ति की वहाँ रहने के बाद भी एक कैदी मानव गरिमा में से युक्त जीवन जी रहा है या नहीं।
तो हैबियस कॉर्पस बहुत वाइडली वहाँ हो जाती है। इसलिए बार बार न्यायपालिका का जोर होता है कि जेल के अंदर रहते हुए कैदियों के ह्यूमन राइट्स का फॉलो किया जाए। अब आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लगभग एक ही हो गए हैं। जो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने अपने चैप्टर 5 के तहत जो ह्यूमन राइट्स निर्धारित किए हैं, भारतीय न्यायपालिका ने धीरे धीरे अपने डिसीजंस में उन सभी ह्यूमन राइट्स को एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोइंसिडेंट बना दिया है। राइट टू शेल्टर, फ्री विधिक सहायता है, ठीक है, मानव गरिमा का ध्यान रखना है, ठीक है, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ पानी, ये सब क्या है? ये जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर रखे हैं, उनको भी हमारे फंडामेंटल राइट के साथ में अटैचमेंट कर दिया गया है। तो इसके बाद एक और भी है, हमारे न्यायपालिका ने एक और कहा था कि बात ये नहीं, जैसे PIL नहीं है, जो PIL दाखिल होती है उसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हुए अत्याचार को न्यायपालिका में ले जाने में सक्षम नहीं है तो उसकी तरफ से कोई भी रजिस्टर्ड संस्थान या नॉन रजिस्टर्ड संस्थान उसकी तरफ से न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि केवल वही व्यक्ति अपील करेगा जो पीड़ित है। यदि पीड़ित नहीं है सक्षम न्यायपालिका में अपनी अपील करने के लिए, तो एक सामान्य से एप्लीकेशन या सामान्य से आवेदन पत्र के द्वारा भी उस व्यक्ति के लिए कोई भी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट उसके खिलाफ PIL दाखिल कर सकता है। तो रिट अधिकारिता इतनी वाइड कर दी गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी क्या है? मतलब अर्थात उसके हम कैसे पता करें कि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है? तो उसे उस विधि को किस क्राइटेरिया पर कैसे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एस के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में यह डिसीजन दिया था कि हमें ये देखना होगा कि वो विधि का पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, मतलब उस विधि का सार तत्व क्या है, हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो इसलिए पिथ एंड सब्सटेंस पर जोर दिया गया कि उसका निचोड़ क्या है उस विधि का। उसके बाद एक्सप्रेस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हमें विधि के प्रत्यक्ष प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। विधि का पिथ एंड सब्सटेंस, विधि का सार कुछ भी हो, परंतु उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ रहा है किसी के मूल अधिकारों पर या आम जनता के मूल अधिकारों पर, उस विधि का क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, हमें वो देखना है। हमें पिथ एंड सब्सटेंस पर इतना ध्यान नहीं देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में जब यह निर्णय दिया था कि विदेश जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें विधि के पिथ एंड सब्सटेंस पर ध्यान नहीं दिया था, विधि के सार तत्व पर ध्यान नहीं दिया था, विधि के प्रत्यक्ष प्रभाव पर ध्यान दिया था। और इसी प्रत्यक्ष प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विदेश जाने के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के अनुसार उसके अंदर जोड़ दिया था। क्योंकि विदेश जाने से रोकने का अधिकार भी क्या है, वो मानव गरिमा के खिलाफ जा रहा था, इसलिए प्रत्यक्ष प्रभाव पर ही ध्यान दिया गया था। उसके बाद अब हम इसमें ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। देखिए वहाँ पर क्या है, अमेरिका के संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स आए वो शुरू में नहीं थे, वो संविधान संशोधन 10 के द्वारा डाले गए थे और उनको पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। मतलब कि मूल अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और वहाँ इसी वजह से वहाँ काफ़ी
अराजकता फैल गई थी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी वहाँ। फिर 14 अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ पर जो संविधान के अंदर जो उसमें डाला गया, उसमें कुछ निर्बंधन लगाए गए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, परंतु उन निर्बंधन लगाने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया कि वहाँ एक सामाजिक हित में, सोशल इंटरेस्ट में वहाँ की न्यायपालिका वहाँ के फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो वहाँ पे किसको अधिकार है? सारा न्यायपालिका को। और जब रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो उन्हें फॉलो कराने का अधिकार किसको दे दिया गया? सरकार को। अर्थात वहाँ पर जो है स्टेट पुलिस पावर दे दी गई। परंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके, युक्तियुक्त निर्बंधन का इस्तेमाल करके, उन किन किन चीज़ों पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगेगा वो सब चीज़ें हमारे संविधान में आरोपित कर दी गई हैं, अर्थात डाल दी गई हैं। न्यायपालिका सिर्फ यही देखेगी कि जो निर्बंधन गवर्नमेंट ने लगाया है विधि बनाकर, जो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, अर्थात वो युक्तियुक्त है या नहीं है। बस हमारी न्यायपालिका ये काम करेगी और न्यायपालिका अपनी तरफ से कोई निर्बंधन आरोपित या निर्बंधन का विषय तैयार नहीं कर सकती। इसलिए यदि कोई सरकार ऐसी कोई विधि बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उस विधि के युक्तियुक्तता पर, एप्रोप्रिएट पर हमारा न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन करेगी। और यदि वो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ जाती है वो विधि, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। देखिए यहाँ पर भी बड़े अच्छे सवाल बने कि हमारे संविधान में डाला गया एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन, अर्थात युक्तियुक्त निर्बंधन का इंटरप्रिटेशन, निर्वचन कौन करेगा? सरकार करेगी या संविधान करेगा या हमारी न्यायपालिका करेगी या तीनों करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि इसका निर्वचन कौन करेगा, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? युक्तियुक्त निर्बंधन का हमारी न्यायपालिका करेगी। उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। एक सवाल और बन सकता है हमारा यूपीएससी लिहाज से कि हमारे मूल अधिकारों की उल्लंघन की कसौटी क्या है, कि हमारे मूल अधिकार, कोई विधि बनी और उसने हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया या नहीं किया, हम उस विधि को किस क्राइटेरिया पर कसेंगे? क्वेश्चन जैसे ये बन जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे कि विधि के सार तत्व पर, ठीक है, पिथ एंड सबस्टेंस पर, विधि के प्रत्यक्ष प्रभाव पर, मतलब उसके डायरेक्ट इफेक्ट पर। तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस पर करेंगे प्रत्यक्ष प्रभाव पर। बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, क्योंकि हमारा समाज गतिशील है, समाज होता भी गतिशील है, हमारा नहीं, दुनिया भर के समाज ही गतिशील होते हैं और समय के साथ साथ वो बदलते जाते हैं। इसलिए संविधान भी युक्ति युक्त एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन की व्याख्या भी समय के अनुसार करेगा और विधि के पिथ एंड सबस्टेंस के अनुसार नहीं करेगा। क्यों? आज विधि का सार तत्व, यदि विधि के सार तत्व को ले आज हो सकता है कि वो पूर्णतः सही बैठ जाए, ये, परंतु कल को वो, क्योंकि समाज गतिशील है, तो निश्चित बात है कि कल को वो सार तत्व आने वाले समय में, कुछ समय बाद वो सही ना बैठे, आज सही हो कल ना हो। इसलिए क्या बोला? समाज की गतिशीलता को देखते हुए परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं समाज में, मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए जो विधि का आज प्रभाव है, कल अवश्य वो प्रभाव चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमारे न्यायपालिका ने निर्णय दिया है कि उस समय जब वो निर्णय दिया जा रहा है, उस विधि के डायरेक्ट इम्पैक्ट पर ध्यान दिया जाए। तो इसलिए अब क्या है, मुख्य क्राइटेरिया क्या है किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ है, वो है उस विधि का डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब कि प्रत्यक्ष प्रभाव। फिर अब हम आगे जो पढ़ेंगे आगे, अब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ते जाएंगे। आर्टिकल 12 आएगा जिसमें परिभाषा है, राज्य की डेफिनेशन है, स्टेट डेफिनेशन है कि राज्य क्या है। 13 में वो सब चीज़ दे रखी हैं कि जब हम किसी विधि को परखेंगे, वो टर्मिनोलॉजी है, उस पर एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे।
फिर आर्टिकल बाय आर्टिकल, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 उनकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विषय वस्तु का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अर्थात उनके पीछे हमारे संविधान विदों का मंतव्य क्या था, क्या थॉट थे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 काफ़ी बड़ा पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन बड़े ही डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट नेचर के होते हैं। उन्हें हम तभी ही कर पाएंगे जब हम वर्तमान में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर भी ध्यान दें और उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या विचार व्यक्त किए उन पर भी ध्यान दें, हम तभी उन्हें सही कर पाते हैं। इसलिए मैं कुछ प्रश्नों की एक सूची भी डालूंगा, आप उसे भी सोल्व करेंगे, परंतु उसे आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप पूरे वीडियो को बड़े ही गौर से सुनेंगे। और उसके साथ साथ मैंने बड़े वाइडली तरीके से लिखकर अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें डाल दिया है। आप वहाँ से उन्हें इजीली प्राप्त कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।